राजस्थान में दलित छात्र की हत्या में क्या हो रही है लीपापोती। बिहार के नए कानून मंत्री का कानून के साथ खिलवाड़। तेजस्वी ने ट्वीट करके उपहार में मांगी किताबें और कलम। गुजरात के बिल्किस बानो केस में 11 अपराधियों को जेल से किया गया रिहा और अब उठ रहे हैं गुजरात सरकार पर सवाल। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। मुंबई और पुणे में घटे सीएनजी और पीएनजी के दाम। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाली है एक धमाकेदार सैलरी हाइक। नमस्कार। कल मैंने पत्रकारिता पर कुछ सवाल उठाए थे कि पत्रकारिता आजकल बायस्ड हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपको बस दिखाएंगे हम। जो राजस्थान के जालौर में हेडमास्टर छैल सिंह के मटके से पानी पीने के कारण इंदर सिंह मेघवाल को हेडमास्टर ने पीटा था और उनकी 20 दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। लेकिन क्या इस मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस या कुछ मीडिया लीपापोती कर रही है? तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। वो सच्चाई आप सामने लाने की कोशिश करें। मेरे ध्यान में बात यही है आप सर। अच्छा, स्कूल के अंदर जो टीचर कामकाज करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद में जो स्कूल के बच्चों के साथ में ऐसा बताया जाता है कि मारपीट हुई या नहीं हुई, उन तमाम चीजों की हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसमें से उस दिन जिस बच्चे के साथ में सर जो बताया, अच्छा क्या नाम है आपका बेटा? राजेश, क्या कुछ हुआ था बेटा? उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे। टीचर ने हम दोनों कान देने से एक थप्पड़ दी थी। अच्छा, आपकी भी हुई थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई? क्या कुछ हुआ? वो उस दिन के बाद में नहीं आया था। अच्छा, आपको पता चला कि उसकी डेथ हो गई? नहीं। अच्छा, उस दिन किस बात पे झगड़ा हुआ था बेटा? चित्रकला के लिए। चित्रकला के? तो ऐसे बता रहे कि पानी की मटकी को लेकर वो ऐसी कुछ बात है? नहीं, सारे बच्चे टांके से ही पीते हैं। अच्छा, टांके से पीते। अच्छा, बाकी कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बताओ, आप लोग आपका क्या नाम है? पानी कहाँ से पीते हो आप? बहुत से। अच्छा, सभी बच्चे एक मटकी है ही नहीं स्कूल में। स्कूल मटकी भी नहीं है? तो लोग तो कह रहे हैं कि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मटकी की उसने हाथ लगाया, इस तरीके की बात। इस तरह की मटकी है या नहीं? नहीं है। अच्छा, और अच्छा सर, आपका क्या नाम है? अजमल राम। अच्छा, आप कितने टाइम से? मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैं क्लास में था। अच्छा, क्या कुछ हुआ था सर? क्या कुछ ये तो मुझे मालूम नहीं कि लड़ाई इन बच्चों के बीच में हुई या नहीं हुई और सर ने मारपीट की या नहीं की, लेकिन जो मटके वाली बात है ये तो हम इधर ही रहते हैं, सर के साथ में रहते हैं। अच्छा, छैल सिंह के साथ में, और ये भेदभाव नहीं है। अच्छा, 2 महीने से आपने कभी देखा कि मटका अलग था, इस तरीके की बात? मटका वगैरह वगैरह है ही नहीं इस स्कूल में। अच्छा, सिर्फ ये ओहदे और टाँके से हम सभी स्टाफ और ये बच्चे सभी। यह था राजस्थान तक चैनल। इसको हमने शुभंकर मिश्रा के ट्वीट से लिया था। इसे बताया जा रहा है कि इसमें कोई मटका नहीं रखा गया है, सब लोग एक टंकी से पानी पीते हैं। ये अलग मामला है, इसको अनायास तोल दिया जा रहा है। लेकिन अब अगली वीडियो आप देखिए। माँ बाप पे दबाव और अन्य रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे थे और 1,50,000 रुपए में जो है ये सौदा हुआ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में, जो कि आज तक के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, यह कहा गया था कि ये मामला तूल पकड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन 24 दिन तक सो रहा था। जहाँ एक तरफ इंद्र कुमार के जो पिता है देवाराम मेघवाल बच्चे के साथ दर दर अस्पताल भटक रहे थे, यहाँ पीछे से राजनीति का जो माहौल है कुछ लोग तैयार कर रहे थे। एक झूठी कहानी जो है पूरे बाजार में घूम रही है कि सब बच्चे तो वहाँ तो मटका ही नहीं है, वहाँ तो टंकी नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ आज भी टीचर्स के लिए मटका है, वहाँ नहीं अन्य स्कूलों में मटका रखा जाता है। अब मटके को गायब कर दिया गया है, बच्चे की मौत को लोग भूल चुके हैं और कई जो लोग हैं असामाजिक लोग वह सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे को थप्पड़ पड़ा क्या। तो अगर जब हमने इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि बच्चे को मार भी पड़ी है, उसके बाद में समझौता भी हुआ है 1.5 लाख रुपए के अंदर
मटके को हटा दिया गया। वहां के जो अन्य जाति के लोग थे, जाति के ठेकेदार थे, उन्होंने उन लोगों से कहा, बच्चों से कहा कि अगर कोई भी मीडिया वाले आपके पास आते हैं तो आपको ये बताना है कि नहीं साहब, हम तो खेल रहे थे। और उस खेल कूद के अंदर जो है वह उसको जो टीचर ने रोका, थप्पड़ मारा और मौत हो गई। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और उसके बाद आप देखेंगे जब हम परसों वहां आज तक वहां पहुंची तो हमने देखा कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है अपने मसल से, अपनी शक्ति से वहां के परिवार को कुचलने की और मसलने की कोशिश कर रहा था। जो राष्ट्रीय चैनल आज तक की है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यह ट्वीट किया गया था शुभंकर मिश्रा, जिसे जाहिर होता है कि सवर्ण जात से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा ट्वीट किया गया है हंसराज मीना के हैंडल से, जो आज तक चैनल का है। वो निश्चित रूप से दलित से आते हैं। तो पत्रकारिता क्या भटक गई है जाति धर्मों में? ऐसे मुझे लगता नहीं। लेकिन यह सच्चाई क्या है? सच्चाई का बयान अगर पत्रकारिता करती है, हमारा चौथा स्तंभ करता है, तो दोनों वीडियो को देख करके आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि कौन सच्चाई बता रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जब पत्रकारिता ही बायस्ड हो तो सच कैसे सामने आ सकता है। क्या गवाह नहीं पलट सकते? अदालत भी सबूतों के आधार पर निर्णय करती है, लेकिन सबूत गायब कर दिए जाएंगे या गवाह पलट जाएंगे तो क्या न्याय मिल सकता है किसी? अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। यह IBP न्यूज से लिया है हमने। बिहार में जिस RJD MLC पर अपहरण के मामले में कोर्ट से वारंट जारी है, नीतीश ने उसे बनाया कानून मंत्री। किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है, जिन्हें आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए इस लाल घेरे में देख सकते हैं। ये उनकी फोटो है, सबसे बाईं तरफ नजर आ रहे हैं आपको, लाल घेरे में आप देख सकते हैं। अब ये कानून मंत्री बनाया गया है इनको, या कानून का मखौल बनाया गया है, ये आप सोच सकते हैं। कार्तिकेय सिंह RJD के विधान पार्षद है, MLC है, और इनको RJD के कोटे से मंत्री बनाया गया और इसके बाद इनको कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जो खुद अपराधी हो, कोर्ट से वारंट जारी हो रखा है और शपथ ग्रहण समारोह में कानून मंत्री की शपथ ले रही हैं। कानून को धता बताने वाला अब खुद कानून मंत्री बन बैठा है। एक बात कही गई है ना, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा हो। तो क्या हम इसी तरफ नहीं जा रहे हैं? दरअसल 2014 में राजीव रंजन के अपहरण इनका नाम आया था और ये इतने दिनों तक हर समारोह में दिख जाएंगे, लेकिन इनका वारंट तामील नहीं हो पाता है। 16 तारीख को इनको हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन ये मंत्री पद की शपथ में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। और इनकी दलील क्या है? और ये दलील क्या देते हैं कि मैं निरपराध हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य से मामला दर्ज कराया गया है। इस तरह तो हर अपराधी अपने आप को निर्दोष कहेगा। कोई अपराधी होगा नहीं, अब खुद फैसला कर लेंगे लोग। यह हमें और हमारे न्यायालय और हमारी विधायिका सबको सोचना होगा कि हम जनता को न्याय कैसे दिला सकते हैं। जब कुछ गुंडों के हाथ में, उनके जेब में कानून होगा तो, और इसीलिए कहा जाता है कि समर्थन की सरकारें लोकल पार्टीज की सरकारें नहीं होनी चाहिए, या जो सरकारें हो पूर्ण बहुमत की हो, अन्यथा समझौते में हमारी जनता के ऊपर कैसे कैसे लोगों को लाद दिया जाता है। शायद अगले चुनाव में आप फैसला करेंगे कि विधानसभा चुन के नहीं आए हैं और विधान परिषद से
जिसको पार्टी चाहती है उसका जीतना निश्चित होता है। वो दलील देते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी जी के इंस्टीट्यूट से कुछ साबित होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है नहीं जानता, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कही है कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो लोग उन फूल और गुलदस्ते न लाएं, किताबें और कलम उपहार में लाएं, तो इसके लिए वो आभारी रहेंगे। उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये किताबें हमारे राजद पुस्तकालय की धरोहर होंगी। तो क्या किताबें धरोहर के लिए मांग रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं? क्या करेंगे पढ़ के? व्यवसाय मिला है राजनीति का। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार के 11 अपराधियों को रिहा कर दिया है। अब इस पर धड़ाधड़ ट्वीट आए जा रहे हैं। एनडीटीवी के न्यूज फीड से देखिए ये ट्वीट। शी इज इन एक्यूट शॉक, बिल्किस बानो लायर आफ्टर रिलीज ऑफ 11th रेपिस्ट। 11 बलात्कारियों के रिहा होने के बाद बहुत गहरे सदमे में है बिल्किस बानो। एक फोटो ट्वीट की है। इसके बाद अपर्णा, हालांकि इनका ब्लू टिक नहीं है। These men are convicted rapists and murderers. They killed their neighbors, including children, and raped neighbors' daughter. They are being felicitated. इसके आगे का ट्वीट देखेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, जो पहले कांग्रेस में थी, अभी शिवसेना से। We are country that seeks capital punishment for rape crimes. We are also a country that celebrates the release of convicted rapists who were to serve life term in jail for their crime. Just pause and think. Is this the moral compass? Idea of justice we pass to our next generation. सबा नकवी, ये ब्लूटूथ धारी है, ये कहती है, What kind of people fake rapists and child murderers? Shameful. Regression and should be reversed by Supreme Court. यह सुप्रीम कोर्ट से इसको वापस लेने की बात कहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था, क्योंकि गुजरात सरकार के पास नियम है, ऐसा एक कानून उनको सुविधा मिली हुई है, जिसका फायदा उन्होंने उठाया कि जिनकी सजा आधे से ऊपर हो जाती है, 15 साल से ऊपर हो जाती है, तो ऐसे में खुद ब खुद सरकार उन्हें रिहा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो कहीं अप्लाई करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। इनको सजा 21 जनवरी 2008 को मिल गई थी। ये पहले से गिरफ्तार थे 2004 से। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसको इन्होंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चैलेंज किया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था, आजीवन कारावास की। इसके बाद जब उनके 15 साल हो गए पूरे जेल में, तो गुजरात हाई कोर्ट में जाकर के अपील करते हैं कि मुझे रिहा कर दिया जाए। तो गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि ये सजा आपको मुंबई हाई कोर्ट से मिली हुई है, आप मुंबई हाई कोर्ट की तरफ जाइए। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को निर्देशित करता है कि आप इनके बारे में विचार कीजिए। गुजरात सरकार एक कमेटी बिठाती है और कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, उस पर इनको रिहा कर दिया जाता है। हालांकि जून में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी, एमएचए ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि 2023 गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त 2022 को लोगों को छोड़ा जाएगा। कैसे? उसमें दिया गया था कुछ चीजें कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे जिनको फांसी की सजा दी गई है, जो 70% या उससे अधिक विकलांग है, जो 60 साल से ऊपर है, 18 से 21 वर्ष की आयु में अपराध किया है, ये विशेष योजना के तहत। और किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से लिया जाएगा। लेकिन दहेज हत्या, मानव तस्करी, बाल शोषण के दोषी
इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई 2022 को मोदी जी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो किया, लेकिन कुछ शब्द बोल करके राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज पैदा कर दी। और आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था और क्यों राजनीतिक गलियारों में हलचल मची। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। आपने सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कल्चर के बारे में बात की थी, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो समाजसेवी बताए जाते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी कि यह फ्री बीज जो दी जाती है, मुफ्त में जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषणा की जाती है, ऐसी घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। और यह याचिका प्रधानमंत्री के बयान के जस्ट बाद सुनवाई के लिए लिस्ट कर ली गई थी। हालांकि ये पहले से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर थी। सुनवाई के लिए जैसे याचिका आती है तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन इस जनहित याचिका पर आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द उठ जाता है। और आपने कहा है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली या मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसे चुनावी वादे मुफ्त उपहार नहीं है, बल्कि एक समानता वाले समाज बनाने की दिशा में राज्य की जिम्मेदारियों और संवैधानिक कर्तव्य के उदाहरण है। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर कहा था कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करें। देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई तरह के लोक लुभावन ऐलान करती हैं। खासकर हर चीज मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल रहा है। इसे हम आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कह सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अदालत ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त उपहारों पर संसद में बहस नहीं चाहता, क्योंकि सभी इसे जारी रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सभी दलों को मुफ्त उपहारों से सरकारी खजाने को हुए नुकसान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये खुद मुद्दे उठाते हैं और क्या ऐसा कहते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला जाता है तो आम आदमी पार्टी क्या दलील देती है वहां पर कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी भाषण और मुफ्त उपहारों के वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसे वादों को चुनावी भाषण और मुफ्त उपहारों के वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। आपने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे, दावे और भाषण की आजादी अनुच्छेद 19.11 के तहत आते हैं और वहां से इनको झूठे वादे करने का अधिकार है। अब ऐसी सी धाराएं हैं हमारे यहाँ, झूठे वादे करने, मतलब ये झूठ भी बोलते हैं, वायदे भी करते हैं, तो एक कानून के संरक्षण में करते हैं। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में कहा कि अनिर्वाचित उम्मीदवार द्वारा दिए गए चुनावी भाषण भविष्य की सरकार की बजटी योजनाओं के बारे में आधिकारिक बयान नहीं हो सकते। वास्तव में वे नागरिक कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर किसी पार्टी या उम्मीदवार के वैचारिक बयान मात्र है। यह नागरिकों को सचेत करने के लिए है ताकि वह मतदान में फैसला कर सके कि किसे वोट देना है। तो क्या आप झूठे वादों पर वोट लेना चाहते हैं? आप सच बोलते हैं तो सरकारी संपत्ति, राजकोष का नुकसान, और झूठ बोलते हैं तो जनता से दगाबाजी। मतलब कहीं न कहीं आप सत्ता में,
लेकिन कहीं भी आप गलत नहीं, गलत दोनों तरफ है, लेकिन अपने आप को मानना नहीं चाहते। इस मामले में 17 अगस्त आज मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने इस रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट के संवैधानिक दायरे में नहीं आता है, इस पर एक समिति बनाई जाए, कमेटी गठित कर दी जाए और राजनीतिक दल या संसद वहीं पर इसका फैसला हो सकता है, या कोई कमेटी रिपोर्ट देती है तो विचार किया जा सकता है। केजरीवाल जी ने रेवड़ी कल्चर का समर्थन करते हुए सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया और दिल्ली सरकार की पीठ थपथपाई। अब आप सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफे में चलने लगा, उसके पहले घाटे में चलता था। तो बजट भी नफे में चल रहा है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करके जो इतना पैसा बचा, उससे अगर अब मेरे अपने लोगों की मैंने इतनी सहूलियतें दे दी, तो बताइए मैंने क्या। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 2015 से बहुत अच्छे काम किए। कैग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा बजट बनाया हुआ है, फायदे में रखा हुआ है। लेकिन कैग ने कुछ और भी कहा है उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि मुफ्त की योजनाओं से सरकारी राजस्व का घाटा हुआ है, सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ है। इसका नाम नहीं लेंगे केजरीवाल जी, जो घाटे की बात कही। उन्होंने तारीफ भी की है, ये भी सच है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुफ्त योजनाओं से सरकार को नुकसान हो रहा है, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आगे आगे पंजाब में जाके बांटने पहुंचे हैं और इसके बाद अब गुजरात में देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हैंडल से कुछ ट्वीट है, इनको देख लिए कि दोस्तवाद इस देश को खा रहा है। इन्होंने अरबपतियों दोस्तों का 10 लाख करोड़ का लोन अब 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। उन्होंने आपके खाने पीने की चीज पर टैक्स लगा दिए, गरीबों का पैसा दोस्तों को ट्रांसफर करते हैं। मैं गरीबों को अमीर बनाता हूं। अब कितने अमीर बना दिए हैं इन्होंने, ये मुझे नहीं पता और मैं इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा एक ही कंडीशन है कि जो भी सरकार द्वारा सब्सिडी, ऐसी योजनाएं चली जाए, ऐसी योजनाएं चलाई जाए, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली में 1.5 लाख महीने की तनख्वाह आती है, ठंडी में 4 का परिवार रहता है तो 100 यूनिट नहीं खर्च होता। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे, कई लाख लोग हैं जो 0 बिल देते हैं, असमर्थ है टैक्स पेयर से। तो कुछ ऐसा मापदंड होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर में समाप्त करने जा रही है सरकार और उम्मीद करता हूं कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी दोबारा ले पाएंगे और जो सक्षम नहीं है वो इस कागजी कार्रवाई से बचे रहेंगे और ये सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। अब एक तरफ उन्होंने कहा था चुनावी वादे, अब आप देख लीजिए चुनावी वादे। पीएम मोदी ने भी चुनावी वादा किया होगा, थे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर या नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी कहती है कि पीएम मोदी आपने देश को बहुत सपने दिखाए, सबको घर देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात की थी, और अभी आपने क्या कहा? ऐसा बोला जा सकता है, ये छूट होनी चाहिए।
तो आप भी भाषण दे रहे थे, तो भी तो चुनावी भाषण दे रहे थे। तो आप आरोप लगाएं तो सही, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपसे कोई पूछ ले तो बुरा। अब कुछ खुशखबरी की बात है, महाराष्ट्र और पुणे में सीएनजी के दामों में कटौती हुई है। मुंबई में 6 रुपये सीएनजी के दाम घटाए गए हैं आज 17 अगस्त 2022 से, तो पुणे में 4 रुपये सीएनजी के दाम कम हुए हैं। हालांकि दिल्ली वालों को भी कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली में दाम जस के तस 75 रुपये 61 पैसे पर बने हुए हैं। और जहां पर मंदी की बातें की जा रही हैं, तमाम बेरोजगारी की बातें की जा रही हैं, वहीं पर ग्लोबल एडवाइजरी फर्म WTW की एक रिपोर्ट के अनुसार 58% भारतीय एम्प्लॉयर्स ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक वेतन वृद्धि का बजट रखा है। ये जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल से लिया है हमने, और वहां से अब आप ये ट्वीट देख लीजिए। इस साल भारत में कर्मचारियों को ज्यादा वेतन वृद्धि मिलने की संभावना, 58% कंपनियों ने बढ़ाया बजट। तो आप भी कहीं कर रहे हैं तो अपने बढ़े हुए सैलरी की उम्मीद में। बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी जानकारीप्रद खबरें हम आपको देते रहें। नमस्कार।